पास है तीसरा जो फोर्स आएगा हमारे पास टेंशन। ठीक है, बहुत आसान सा है टेंशन। ये वो टेंशन नहीं है जो हमें फिजिक्स का नाम लेने के बाद हो जाती है, मैकेनिक्स का नाम लेने के बाद हो जाती है। ठीक है, ये टेंशन है किसी भी वायर, किसी भी रोप, किसी स्ट्रिंग को टाइट करने पर उस स्ट्रिंग, वायर, रोप के अंदर जो फोर्स बनता है उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स की वजह से, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की वजह से, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से उसको हम क्या बोल देते हैं, टेंशन बोलते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल ऐसे देख लेते हैं। होगा क्या एक्चुअल में, मैं कुछ चीजें लिख देता हूँ कि सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो है ही सही है। दूसरा ये कहाँ किसके बीच में लगता है, इनसाइड इनसाइड रोप, स्ट्रिंग, ठीक है, वायर, इन सब के बीच में अंदर ये लगेगा, रोप के, स्ट्रिंग के, वायर के, इसके इनसाइड लगेगा। अब एक्चुअल में क्या होता है, कब लगता है, व्हेन रोप, स्ट्रिंग, वायर्स बिकम टाइट। जब ये टाइट होंगे तब, अगर इस रोप को तुमने ऐसे पटका हुआ है तो ये नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये एकदम टाइट है तो इसमें टेंशन आ सकती है। ठीक है, अब टाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से इसको खींचना पड़ेगा। कोई भी रोप या स्ट्रिंग रखी हुई है मान लो इस तरीके से, तो इस एंड से और इस एंड से, दोनों एंड से अगर हम इसको पुल करेंगे तभी ये टाइट होगी। तो कोई भी स्ट्रिंग, वायर या रोप जो है, जब हम उसको पुल करते हैं तो वो टाइट हो जाती है, दोनों तरफ से खींचते हैं तो वो टाइट हो जाती है। तो उस टाइटनेस की वजह से उसके अंदर जो फोर्स जनरेट होता है, इसके अंदर जो फोर्स आता है उसको हम क्या बोल देते हैं, टेंशन बोल देते हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है, ये टेंशन ऐसी क्यों, देखो सुनने में तो सिंपल सा लग रहा है कि हाँ भाई टाइट किया वो टेंशन है, सिंपल बात खत्म। आगे इतना भी तुम्हें समझ में आ जाता है, इतना भी जान लोगे तो भी तुम टेंशन के बारे में समझ सकते हो। ठीक है ना, अब क्यों आती है वो सारी चीज भी मैं बताऊंगा। तो एक बार ये एक बेसिक सी चीज हमें पता लगी कि भाई टेंशन इस वजह से कैसे आ रही है, कब आती है। ठीक है ना, अब डिटेलिंग में एक छोटा सा देख लेते हैं कि भाई एक्चुअल में होता क्या है। होता ये है कि भाई कोई भी रोप है ना, जैसे कोई स्ट्रिंग हमने ली है सपोज, इस स्ट्रिंग के अंदर कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ये मॉलिक्यूल एक यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ, कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये नॉर्मल लूज रहती है तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस जो होती है वो फिक्स रहती है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस इक्विलिब्रियम पे रहती है। लेकिन जैसे ही हम इस स्ट्रिंग को या वायर को या रोप को पुल करते हैं, खींचते हैं दोनों तरफ से, तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती है, थोड़ी सी बढ़ती है बहुत, लेकिन बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से अब क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को, मॉलिक्यूल्स चाहते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस ना बढ़े, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी तो इनके बीच में फोर्स बढ़ेगा और ये स्टेबिलिटी से हट जाएंगे, हल्का सा अनस्टेबल हो जाएंगे। तो ये इन दोनों के बीच में मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को खींचने लगते हैं, ताकि जो बाहर है वो स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पर ज्यादा बड़ी ना, या तुम ऐसे भी बोल सकते हो, या ऐसा भी बोला जा सकता है कि भाई जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो इसलिए एक दूसरे को खींचते ताकि वो वायर या स्ट्रिंग टूटे ना। दोबारा देख लो, ये थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये एक वायर है, इसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये। जब हम स्ट्रिंग को दो ऊपर और नीचे दोनों साइड से खींचते हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती है और ये मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। अट्रैक्ट करने क्यों लग जाते हैं, क्योंकि ये स्टेबिलिटी में थे पहले और फिर से स्टेबिलिटी में आना चाहते हैं। दूसरा रीजन ये भी समझ सकते हो कि ये स्ट्रिंग को टूटने से बचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं रोकेंगे तो स्ट्रिंग, मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे तो स्ट्रिंग टूट जाएगी। ठीक है, तो इतना, अगर ये आप नहीं भी जानते, ये आपको नहीं भी पता है, तो भी आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका ज़्यादा हम इस तरह से लेंगे भी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा हटा ही देते हैं। अब बात आती है कि इसको कैसे यूज करते हैं, कहाँ पर किस तरह से होगा। तो कोई भी स्ट्रिंग जो है, तो अब देखो बेसिक सी चीज ये है कि कोई स्ट्रिंग जो बनाई मैंने, ये एक स्ट्रिंग बना दी है। ये स्ट्रिंग अगर हमारे पास इस तरह से दी हुई है, इस स्ट्रिंग का एक एंड ए और एक एंड बी होगा। जब हमने इसको टाइट किया होगा तो टाइट करने के लिए हमने इस पर फोर्स कैसे लगाया होगा,
पुल वाला फोर्स लगाया होगा, खींचने वाला फोर्स लगाया होगा, तो यहाँ पर जो ए पॉइंट है, स्ट्रिंग के एंड पॉइंट्स पर हम देख रहे हैं, तो एंड पॉइंट पर अगर फोर्स लग रहा होगा तो वो कहाँ लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इस तरीके से टेंशन यहाँ पर और एक यहाँ पर लगेगी, इस तरीके से, ठीक है। अब ये दोनों एंड पर टेंशन एक जैसी होगी या नहीं होगी वो भी हम देखेंगे, मैंने क्यों टी टी एक जैसा लिखा है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमें डायरेक्शन समझ लेनी है कि डायरेक्शन एक्चुअल में कैसी आएगी, आउटवर्ड। अब जैसे इसकी जगह मान लीजिए कि स्ट्रिंग जो है मैंने ऐसे बना दी, अगर ये मैंने थोड़ी सी स्ट्रिंग जो है सपोज ऐसे, ये स्ट्रिंग इस तरीके से है ना, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अब यहाँ पर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट दिया हुआ है, तो ए पॉइंट पर जो टेंशन है वो इस तरफ लगेगी और बी पॉइंट पर जो टेंशन है वो इस तरफ लगेगी। तो एंड पॉइंट जो होते हैं उन पर टेंशन हमेशा बाहर की तरफ लगेगी, मतलब जिस भी पॉइंट पर आप टेंशन लगाना चाह रहे हो उस पॉइंट पर वो टेंशन, जो ये एरो बनेगा टेंशन वाला, ये स्ट्रिंग के अंदर नहीं होना चाहिए, उस पॉइंट से बाहर की तरफ ही होना चाहिए। अब यह तुम ऐसे समझ लो कि बी पॉइंट से अगर आपको टेंशन क्रिएट करनी है तो खींचना पड़ेगा, तो खींचने के लिए आप क्या करोगे, बी पॉइंट पर खींचने के लिए आप राइट साइड में ही तो पुल करोगे, तो इस तरह से। ऐसा तो नहीं है कि बी साइड में फोर्स लगाने से ये स्ट्रिंग जो है वो टाइट हो जाएगी, नहीं होगी ना, तो इसलिए तो सिंपल सी चीज बाहर की तरफ लगा देना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए इसकी जगह ऐसे रखी हुई है, एक मिनट, इसकी जगह ऐसे ये है स्ट्रिंग, तो यहाँ पर जो टेंशन बनेगी वो कैसे बनेगी, इस तरफ हो सकती है, और यहाँ पर जो टेंशन होगी वो इस तरफ, ये ए पॉइंट मान लेते हैं और ये बी पॉइंट मान ले, ए इस तरफ बी इस तरफ, तो ये ए और बी दो। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब एक और चीज यहाँ पर समझते हैं कि अगर मान लीजिए स्ट्रिंग जो है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ भी कनेक्ट हो सकती है कई बार, जैसे एक स्ट्रिंग है ये यहाँ पर एक स्ट्रिंग जो थी, तो इसको देखो ऐसे समझते हैं, यहाँ पर मैंने लिया कि एक सरफेस से, इस सरफेस से मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पर कनेक्ट की हुई है, ऐसे कनेक्ट करके लटका दी है, बस इसमें इस तरीके से लगा दी है, इस तरीके से। अब ये स्ट्रिंग या रोप जो है वो लटकी हुई है इस सरफेस से। अब इसको टाइट करने के दो तरीके, या तो मैं जो नीचे वाला एंड पॉइंट है ये ए है ना, एक एंड पॉइंट जो है ए, और ये बी पॉइंट, ए पॉइंट पर या तो फोर्स लगाऊं, हाथ से खींचूं तो ये टाइट हो जाएगी, या फिर एक और तरीका है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, एक ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट लगा दिया जाए तो क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट को अर्थ नीचे की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे पुल होगा, तो नीचे पुल होगा तो ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी तो भी, स्ट्रिंग टाइट हो गई तो इसमें हम ग्रेविटेशन मतलब, तो इसमें टेंशन आ जाएगी। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक स्ट्रिंग भी है और एक ऑब्जेक्ट भी है, इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे। तो इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम, तो यहाँ पर इन दोनों का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, तो इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम तो देखो, स्ट्रिंग का तो बना सकते हैं, स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आसान है, ये इधर और इस पर इधर बन गया। अब बात आती है इस ऑब्जेक्ट का, इस वाले ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैंने बनाना है तो इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम मुझे अगर बनाना है तो ये देखो कि इस ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग के साथ कांटेक्ट में, इसका मतलब ऑब्जेक्ट पर स्ट्रिंग वाला फोर्स कौन सा होता है, टेंशन, तो ऑब्जेक्ट पर एक टेंशन फोर्स भी लगेगा। स्ट्रिंग में ही नहीं लगता है, स्ट्रिंग के साथ जो भी ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, तो जिस पॉइंट पर कनेक्ट होगा वहां पर भी फोर्स लग रहा होगा। देखो सिंपल सी बात है, समझ लो, इस स्ट्रिंग में टेंशन कौन लेके आया, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ने स्ट्रिंग में टेंशन लाई तो स्ट्रिंग भी ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स जरूर लगाएगी। तो इस पॉइंट पर, हम इस पॉइंट पर बात करें, इस पर्टिकुलर ये ए पॉइंट पर, तो इस ए पॉइंट पर जो टेंशन होगी वो कहाँ लगेगी, ऊपर वाली डायरेक्शन में। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है इस स्ट्रिंग को नीचे खींचता है तभी इसमें टेंशन आती है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग भी इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुल करके रखती है, तो यहाँ पर टेंशन ऊपर, मतलब किसी भी पॉइंट पर जो टेंशन होगी वो हमेशा, जिस भी ऑब्जेक्ट पर आप टेंशन बना रहे हो
जिस किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप टेंशन शो करना चाहते हो तो वो टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्शन होगी। क्या होगी? अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्शन। अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्शन। जिस भी ऑब्जेक्ट में जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंशन शो करना चाहते हैं हम, जहां पर हो रही है, अब ऐसा नहीं कहीं पे भी शो कर दे, अगर स्ट्रिंग कनेक्टेड है उस पॉइंट पर और उस पॉइंट पर हम टेंशन शो करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट की बाहर की तरफ होगी। अब जैसे इस ए पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ए पॉइंट अगर स्ट्रिंग के लिए लूंगा तो स्ट्रिंग पर जो ए पॉइंट है तो इस पर नीचे की तरफ होगा, और इस ऑब्जेक्ट का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इस पर ए पॉइंट यहाँ पर है तो इस पर टेंशन ऊपर की तरफ होगी। अब क्योंकि मास m है तो नीचे mg भी लग रहा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको टेंशन के बारे में समझ में आया होगा, टेंशन की डायरेक्शन कैसे होगी, टेंशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये चीज आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी कि कैसे इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक इसकी चीज थी। अब थोड़ा सा और हम देखते हैं कि टेंशन, तो ये तो हो गई डायरेक्शन के बारे में। अब स्ट्रिंग भी एक्चुअली कई बार ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में मासलेस स्ट्रिंग दे दी जाए, और कई बार ऐसा हो सकता है कि ऐसी स्ट्रिंग हो जिसका कुछ ना कुछ मास दिया हुआ हो। तो उस सिचुएशन में हम कैसे कंसीडर करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन की जा सकती है, किस तरीके से आगे की चीज बनाई जा सकती है। ठीक है, चलिए तो इसको आगे देखते हैं। यहाँ पर जो टेंशन है, अब यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, या तो मासलेस हो, मासलेस स्ट्रिंग हो, ठीक है, और दूसरा मास स्ट्रिंग हो, मतलब जिसकी कुछ ना कुछ मास हो। तो जो मास लेस स्ट्रिंग होती है, जो भी मास लेस स्ट्रिंग होगी, तो मास लेस स्ट्रिंग में क्या होगा, हर एक पॉइंट पर टेंशन एक जैसी होगी। वैल्यू ऑफ टेंशन, वैल्यू ऑफ टेंशन विल बी सेम एट ईच पॉइंट, है ना, हर एक पॉइंट पर। और यहां पर टेंशन विल बी डिफरेंट एट ईच पॉइंट। ठीक है, ये हम यहाँ पर टेंशन के बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट पर टेंशन जो होगी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टेंशन जो होगी वो डिफरेंट होगी हर एक पॉइंट पर। अब ये सिंपल सी चीज है। एक और चीज यहाँ पर जो है वो हम नोट कर लेते हैं। अगर अगर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है, अगर स्ट्रिंग, इफ स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, अगर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है किसी भी सिचुएशन में या किसी भी क्वेश्चन में, स्ट्रिंग स्ट्रिंग सॉरी हॉरिजॉन्टल है, वायर वगैरह जो भी है हॉरिजॉन्टल है, इस तरीके से कनेक्टेड है, तो चाहे वो मासलेस हो चाहे वो मास वाली स्ट्रिंग हो, उसमें उसके हर एक पॉइंट पर टेंशन एक ही जैसी होगी। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ टेंशन विल बी सेम एट ईच पॉइंट, वेदर irrespective of चाहे वो मास लेस हो, चाहे वो मास लेस हो या नहीं। ठीक है, तो उसके हर एक पॉइंट पर, चाहे ये पॉइंट हो जाए, चाहे ये पॉइंट हो जाए, चाहे ये पॉइंट हो जाए, सी चाहे कोई सा भी पॉइंट हो, वहां पर टेंशन एक जैसी ही रहेगी। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पर देख रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर हम बता सकते हैं। अब जैसे इसकी मैं बात करूँ, अब मान लो मास लेस स्ट्रिंग है, तो ये मास लेस स्ट्रिंग है, तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट,
सी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया, किसी भी पॉइंट पर टेंशन एक ही जैसी रहेगी। लेकिन अगर मास वाली स्ट्रिंग है ना, तो उसके हर एक पॉइंट पर टेंशन अलग होगी। ए पॉइंट पर अलग होगी, बी पर अलग होगी, सी पर अलग होगी, डी पर, हर एक पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होगी। कितनी होगी वो भी हम देखेंगे, लेकिन अलग अलग होगी। ठीक है, कैलकुलेशन भी मैं अभी समझाऊंगा आपको, कैसे डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी, किस तरीके से देखनी है, तो वो सब अलग अलग होगी। ये चीज हम यहाँ पर हमें समझ में आनी चाहिए, किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये डायग्राम में कैसे शो करना है, कैलकुलेशन कैसे है, तो ये चीज हमें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। किस तरह से होगी, अलग अलग होगी या नहीं होगी, वो हमें पता लगे। तो यहाँ पर तीन चीजें, मासलेस स्ट्रिंग है तो हर एक पॉइंट पर टेंशन एक जैसी होगी। मास वाली स्ट्रिंग है, मास स्ट्रिंग का मतलब अगर एक स्ट्रिंग कनेक्ट है और इसका मान सपोज 1 kg है स्ट्रिंग का मास, और इससे नीचे एक ऑब्जेक्ट जो है हमने 2 kg का कनेक्ट कर दिया, तो इस स्ट्रिंग के मास को हम कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर ये 1 kg की है और इसके नीचे हमने ऑब्जेक्ट जो है वो 100 kg का कनेक्ट किया हुआ है, लेट सपोज, तो यहाँ पर इस स्ट्रिंग का मास कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ऑब्वियसली हर ऑब्जेक्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, लेकिन वो उससे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हल्का सा माइन्यूट सा ही डिफरेंस आता है, बहुत कम सा, तो हम कंपैरेटिवली अगर मास लेस है तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला जाएगा कि मास लेस स्ट्रिंग है तो आपको उसके हर एक पॉइंट पर टेंशन एक ही जैसी कंसिडर करनी है। तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स हुए वो ये हो गए कि भाई टेंशन जो होगी कैसे होगी, क्या होगी। अब एक इसमें छोटा सा पॉइंट और आता है पुली वाला, कि पुली में किस जगह पर टेंशन कैसे होती है, तो उसको भी हम फटाफट से देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको आपके पास एक पुली दे दी जाए, है ना, इस पुली को कहीं से फिक्स किया हुआ है, इस जगह पर रखा हुआ है, इसके न्यूमेरिकल भी हम आगे पार्ट में करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि टेंशन की कैलकुलेशन कैसे करनी है। अभी हम सीख रहे हैं सिर्फ कि टेंशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए एक स्ट्रिंग को हमने इसके, यहाँ पर ये स्ट्रिंग है सपोज, एक मिनट, ये स्ट्रिंग हमने ली है, इस स्ट्रिंग को इस पुली से होते हुए एक साइड इस तरफ और एक साइड इस तरफ, नीचे ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होगा। अब यहाँ पर अगर आपको बोला जाए कि ये जो पुली है ये मासलेस है या फिर स्मूथ है ना, या तो मासलेस है या स्मूथ है। ठीक है, अगर मासलेस है, ज्यादातर जो टेंशन वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें मासलेस दी जाती है और स्मूथ दी जाती है। मासलेस है तो फिर तो इस पॉइंट पे और इस स्ट्रिंग के इस वाले पोर्शन में और इस पोर्शन में, दोनों पोर्शन में टेंशन की वैल्यू एक ही जैसी होगी। और स्मूथ है, स्मूथ अगर दी हुई है तो भी इन दोनों साइड में टेंशन एक जैसी। एक्चुअली ऐसा होता है कि स्मूथ होने पर क्या होता है कि अगर पुली स्मूथ है ना तो स्ट्रिंग इसके ऊपर स्लाइड कर जाती है, ये रोटेट, उस सिचुएशन में ये पुली रोटेट नहीं करती है। अगर पुली रोटेट कर जाती है तो दोनों साइड में टेंशन अलग अलग हो सकती है। ये हम रोटेशन के टाइम पे पढ़ेंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि उस न्यूमेरिकल में मासलेस वाला वर्ड दिया है, नहीं है, मासलेस दिया जाएगा इसका मतलब वो पुली के से को पुली के चारों तरफ, पुली के से जो स्ट्रिंग पास हो रही है उस स्ट्रिंग के दोनों पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में और इस पोर्शन में, दोनों जगह पर टेंशन एक ही जैसी, इस जगह और इस जगह पर टेंशन एक जैसी है, और दोनों जगह पर स्मूथ है, वो स्मूथ सरफेस है, तो ये और ये यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ टेंशन और यहाँ पर टेंशन एक जैसी होगी। ठीक, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसमें टेंशन, यहाँ पर अगर दिया हुआ है, इस जगह पर है, यहाँ पर, तो अगर इस तरह से कनेक्टेड है तो इस पोर्शन में जो टेंशन होगी वो इस तरफ, क्योंकि देखो इस जगह पर जो स्ट्रिंग का ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में जो टेंशन है वो नीचे की तरफ आएगी। मैंने क्या बोला था, पॉइंट, जिस भी पॉइंट पर हमें टेंशन बनानी है उस पॉइंट से दूर की तरफ टेंशन, इस पॉइंट पर, इस ये ए पॉइंट अगर बी पर, बी ब्लॉक पर टेंशन बनानी है तो इस तरफ बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो इस पुली के, पुली पर, पुली के लिए बना रहा हूं मैं, स्ट्रिंग में नहीं बना रहा हूं। अगर स्ट्रिंग के लिए बनाओगे तब तो ये ऐसे और ऐसे आएगी। पुली पर जो ये कांटेक्ट पॉइंट है स्ट्रिंग के साथ वो इस तरफ आ जाएगा और एक इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और भी थोड़ा अच्छे से हम बताएंगे, देखेंगे। ये जो मैंने टेंशन के एरो बनाए हैं ये पुली के लिए बनाया है, और यहाँ पर ये ब्लॉक्स के लिए यहाँ पर बना रखे हैं। ठीक है, तो ये टेंशन इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो ये चीज हमने इसमें देखी कि मासलेस है, तो यहाँ पर दोनों साइड अगर ये स्मूथ है और स्लिप नहीं कर रही है, ये जो सॉरी ये यहाँ पर जो स्ट्रिंग है अगर ये इसके ऊपर स्लिप कर रही है, तो इस सिचुएशन में टें इन बोथ सेगमेंट ऑफ स्ट्रिंग टेंशन विल बी सेम, टेंशन will be same if pulley is smooth और massless। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अगर मासलेस नहीं है, पुली घूम रही है या रोटेट कर रही है तो टेंशन अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, पुली इस पर स्ट्रिंग जो है वो स्लाइड नहीं कर रही है, स्ट्रिंग ये स्मूथ और मासलेस होने से क्या होता है कि पुली स्लाइड सॉरी ये स्ट्रिंग जो है वो इसके ऊपर स्लाइड करती है, स्लाइड करने की वजह से टेंशन एक जैसी ही रहती है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो लास्ट इसमें वो है हमारे पास स्प्रिंग फोर्स, वो भी बिल्कुल सिंपल सा फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स बेसिकली स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्प्रिंग फोर्स। अब मान लीजिए कि स्प्रिंग है कोई, ये इस तरीके से, ठीक है, ये इसकी नॉर्मल लेंथ है। नॉर्मल लेंथ का मतलब क्या हो जाता है, ये मान लीजिए इसकी नॉर्मल लेंथ है स्प्रिंग की। नॉर्मल लेंथ मतलब ना तो उसको एक्सपेंड किया गया है ना उसको कंप्रेस किया गया है, उसको हम नॉर्मल लेंथ बोलते हैं। तो जो नॉर्मल लेंथ है वो स्प्रिंग की एल नोट हमने दी हुई है। अब अगर मुझे इसको एलोंगेट करना है, तो एलोंगेट करने के लिए जैसे ही करेंगे तो इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक एक्सटर्नल फोर्स हमने जैसे ही लगाया, तो ये स्प्रिंग क्या करती है ना, एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इस स्प्रिंग के अंदर ही एक फोर्स जनरेट हो जाता है। इस स्प्रिंग के अंदर एक इंटरनल फोर्स जनरेट हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं स्प्रिंग फोर्स। क्या बोल देते हैं, स्प्रिंग फोर्स। यानी कि ये स्प्रिंग एलोंगेट नहीं होना चाहती है, ये एलोंगेशन का अपोज करती है, लेकिन हमने तो खींच दिया उसे, एलोंगेट कर दिया, तो उसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स, ये एक तरह का रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया, ये एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया, तो यही फोर्स होगा जो इसे वापस लेकर जाएगा। अब तुम खुद सोचो, अगर मैंने इस स्प्रिंग फोर्स को एक बार के लिए भूल जाओ, तुम सोचो कि अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया खींचने के बाद, तो ये अपने आप वापस जाएगी। अपने आप वापस जा रही, तो उसको कौन ले जाने वाला फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है। तो इसके अंदर एलोंगेट करने की वजह से इसके अंदर एक फोर्स जनरेट हो जाता है, उसको हम स्प्रिंग फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसको कंप्रेस कर दूं, तो कंप्रेस करने के लिए ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, कंप्रेस करने के लिए इस तरह से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तो स्प्रिंग के अंदर इसका अपोज करने के लिए एक और फोर्स जनरेट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको स्प्रिंग फोर्स बोल देते हैं। तो यहाँ पर चाहे उसको एलोंगेट करो चाहे कंप्रेस करो, स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स जनरेट हो जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्प्रिंग फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स जो होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट जो भी हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो जैसे यहाँ पर एलोंगेशन, ये तो क्या है था, एलोंगेशन, तो एलोंगेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पर क्या था, कंप्रेशन। तो स्प्रिंग फोर्स कंप्रेशन के अपोजिट, कंप्रेशन के लिए हमने इधर लगाया कंप्रेशन, तो फोर्स इधर आया, एलोंगेशन इधर था तो फोर्स इधर था। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्स की, स्प्रिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा एलोंगेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कैसी आएगी, हमेशा इसकी वैल्यू होती है एफ इज इक्वल्स टू माइनस का के एक्स। अगर मैं साइन के साथ लिखूं तो ये माइनस का के एक्स हो जाए। के या स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा अगर आपसे वैल्यू कैलकुलेट करवाई गई तो। स्प्रिंग कांस्टेंट ये रहता है, एक्स जो है वो एलोंगेशन है या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, एलोंगेशन, या तो एलोंगेशन होगा या कंप्रेशन। अब कैसे, इसका मतलब देखो, अगर एलोंगेशन कंप्रेशन, मान लो इनिशियली नेचुरल लेंथ जो है स्प्रिंग की वो आ रही है 10 सेंटीमीटर, हमने उसको खींच के 11 सेंटीमीटर कर दिया, तो 10 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर कितनी एक्स्ट्रा लेंथ आ गई, 1 सेंटीमीटर, उसको हम एलोंगेशन बोलेंगे। 10 सेंटीमीटर थी, कंप्रेस करके हमने उसको 9 सेंटीमीटर कर दिया,
या और कम कर दिया, 8 सेंटीमीटर कर दिया, तो पहले 10 थी उसको कंप्रेस करके 8 कर दिया, तो डिफरेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर है, वो उसका कंप्रेशन हो जाएगा। तो x या तो कंप्रेशन होगा या एलोंगेशन। जब आपको वैल्यू लिखनी हो तो आप ये माइनस का साइन मत लेना, सिर्फ और सिर्फ ये के एक्स लेना। माइनस का सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कि ये सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, हमेशा किसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, फोर्स जो होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में यहाँ बोल रहा हूँ एलोंगेशन और कंप्रेशन को, या तो कंप्रेशन या एलोंगेशन को। ठीक है, तो इस तरीके से ये, तो यहाँ पर ये सारी सिचुएशन है। अब ये भी जब भी आप क्वेश्चन करोगे, जब भी आपको एलोंगेशन या स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो क्या होगा, इस तरीके से होगा कि जैसे एक स्ट्रिंग है सपोज, उसको हमने ऐसे लगाया गया, इसी तरीके से एक स्प्रिंग ले ली, उस स्प्रिंग को से के दूसरे एंड से एक ऑब्जेक्ट ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे कनेक्ट कर दिया तो थोड़ी ये एलोंगेट हो जाएगी और रुक जाएगी। तो जब ये एलोंगेट होने के बाद अगर स्प्रिंग रुकी हुई है, वाइब ऑसिलेट नहीं कर रही है और रुकी हुई है, तो ये इस स्प्रिंग को हम स्ट्रिंग की तरह ही यूज कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, अगर स्प्रिंग रुकी हुई है एलोंगेट या कंप्रेस होके, तो इस स्प्रिंग को हम स्ट्रिंग की तरह ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ पर होगी, डायरेक्शन अगर लगानी है, अगर आप स्प्रिंग को एलोंगेट कर रहे हो तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, एलोंगेट कर रहे हो है ना, एलोंगेट कर रहे हो तो इस तरीके, मतलब एलोंगेट कर रहे हो तो इसमें एक फोर्स अंदर लगेगा, स्प्रिंग वाला फोर्स। तो ये चीज आपको बस यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो जब हम इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल में ज्यादातर केसेस में फ्री बॉडी डायग्राम या मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल में ज्यादातर क्वेश्चन जो स्प्रिंग के आते हैं फोर्स वाले चैप्टर में, उसमें स्प्रिंग जो होती है वो एलोंग ऑलरेडी स्ट्रेच्ड रहती है, कंप्रेस्ड रहती है, वो ऑसिलेट नहीं करती। ऑसिलेशन का मतलब वो वाइब्रेट नहीं करती है, मतलब कि वो एलोंगेट हो रही है, फिर कम ज़्यादा उसकी लेंथ ऐसे नहीं होती रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर हम उसको स्ट्रिंग की तरह ही यूज़ करेंगे। न्यूमेरिकल जब होगा तो उस टाइम पर और चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, जो हमने तीनों चीज़ें आज यहाँ पर पढ़ी है, चार चीजें जो हमने यहाँ पर आज पढ़ी है कि क्या क्या हो सकता है। इन सारी चीजों में हमने वेट के बारे में भी पढ़ा, हमने नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ा, टेंशन के फोर्स के बारे में पढ़ा, स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा, ये इम्पोर्टेंट थे, ज्यादातर इन चीजों के बारे में आती है। तो आज के लेक्चर में हमने फ्री बॉडी डायग्राम कैसे, फोर्स कैसे बनाते हैं, किसी भी इन चारों फोर्सेस के बारे में कैसे था, वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि कैलकुलेशन वाइज न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। तो